नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकल चुके हैं और 3 दिनों तक वो यहीं रहेंगे, जहां उन्होंने आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के परिवार से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा को जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। साथ ही शाह ने नियुक्ति का पत्र भी इंस्पेक्टर की पत्नी फातिमा को सौंपा और इससे पहले भी जब शाह एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तब उनकी सुरक्षा के मद्देनजर पूरे एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए कवायद करती नजर आ रही हैं। खुद सीएम भी अब जनपद जनपद दौरे कर चुनावी शंखनाद बजाते नजर आ रहे हैं और लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राम का द्रोही है वो आपका हितैषी नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनने में बाधा डाली, भक्तों पर गोलियां भी चलवाई, लेकिन आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है तो ऐसे में इन तमाम राजनीतिक चेहरों को मन ही मन दिक्कत महसूस हो रही है। समाज को तो और भी आत्मीयता के साथ इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखेंगे, शिल्पी के देवता के रूप में विश्वकर्मा भगवान की ही पूजा होती है। कोई वर्कशॉप हो, कोई कारखाना हो, कोई उद्योग हो, समाज को तो और भी आत्मीयता के साथ इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का यह अयोध्या का दौरा जो है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने यह बताया है कि उनका अयोध्या दौरा होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान हुआ है कि 26 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा है जिसका ऐलान उन्होंने किया है। रामलला के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या जाने वाले हैं। चलिए इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजीव कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। चलिए सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शिवानी। तो जिस तरीके से आज ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने कि 26 अक्टूबर को वो अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगैर धर्म का तड़का लगाए हुए आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने वाले पार्टियों ने अभी तक काबिज किए, अपने आप को स्थापित किया, उसी तरह से केजरीवाल भी चाहते हैं कि अयोध्या में जाएं और रामलला का दर्शन करें। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे बहुसंख्यक आबादी एक तरफ है और अल्पसंख्यक आबादी एक तरफ है। जो लोग भी बीच का तालमेल बना के नहीं चलेंगे और किसी एक तरफ झुकाव रखेंगे, निश्चित रूप से उनका वो हासिल पे अपने आप को पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि आपको राजनीति करनी है तो चाहे वो फिर मुफ्त की राजनीति जिस तरह से वो दिल्ली में करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे जहां भी जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुसंख्यक आबादी को अपने तरफ लाने के लिए जो धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मूल शख्स के रूप में है, उसे वो आजमाना चाहते हैं, उसे वो चाहते हैं कि उसे भी अपने हिस्से में रखें और उनकी एक रणनीति है, जाहिर सी बात है। जी तो संजीव जी, जैसा कि आपने जिक्र किया चुनाव का, तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव के मद्देनजर ये दौरा कितना अहम हो सकता है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा कितना अहम हो जाता है?
आप केवल केजरीवाल की बात नहीं करें, आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें, यहाँ तक कि ओवैसी साहब की बात करें, वो अध्यक्ष से ही शुरुआत करते हैं, तो वो तमाम लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी पृष्ठभूमि वहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी वहाँ के लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए और किस तरह से उन्हें अपनी तरफ झुकाव बनाने के लिए मजबूर करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, यही उनकी कोशिश है। और केजरीवाल जानते हैं, पढ़े लिखे इंसान है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें यदि वहां पे टक्कर लेनी है तो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि बंगाल चुनाव में यदि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को झुकाया या उसे फांसी पे धकेला, तो उनकी राजनीति थी कि हिंदुत्व का झंडा वो उन्होंने भी बड़े मजबूती के साथ पकड़ा था। भले ही जय श्री राम के नारे लगाते थे भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ जय माता दी के नारे लगाए जाते थे, जय माँ दुर्गा के नारे लगाए जाते थे। लेकिन ये आज के वक्त में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मजबूरी हो गई है राजनीतिक पार्टियों की कि जब तक वो धर्म का झंडा लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, फांसी पे अपने आप को पाते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल बखूबी ये चीज जानते हैं और उसकी कवायद है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि संजीव कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस अयोध्या दौरे को चुनावी रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं और अरविंद केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा चुनाव के मद्देनजर से काफी अहम हो जाता है। तो चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अब एक्टिव नजर आ रही है। लखीमपुर कांड में हाईलाइट होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब यूपी को जीतने की प्रतिज्ञा लेती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते प्रदेश में उन्होंने बाराबंकी से इस खास प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि लखनऊ से सटे बाराबंकी में इस क्षेत्र में कांग्रेस अपना दबदबा बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुट गई है और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे, जहां एक तरफ मंच पर उन्होंने प्रदेश की जनता और महिलाओं के लिए कई प्रतिज्ञाएं भी ली, तो वहीं यूपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तीसरी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, प्रदेश में महिलाओं की आवाज को बुलंद किया, नौजवानों की आवाज को बुलंद किया, किसानों की आवाज को बुलंद किया, दलित पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया। और निश्चित तौर से जो दो प्रतिज्ञाएं पिछले समय जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 40% महिलाओं को टिकटों में दावेदारी का और दूसरे दिन जो हमारी छात्राएं हैं उन लोगों को स्मार्टफोन देने का और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी देने का दो प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब अयोध्या कैंट रख दिया गया है। जो इस वक्त की बड़ी खबर, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब अयोध्या कैंट रख दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा किया है, ये ऐलान किया है कि अब यूपी के फैजाबाद रेलवे
जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रख दिया गया है। चलिए इस खबर पर बातचीत करने के लिए संजीव कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा हम उनका रुख करेंगे। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रख दिया गया है, इस पर आपकी टिप्पणी सर। देखिए शिवानी, नाम बदलने का ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। जब तक जानते हैं आपके जो लोग चैनल देख रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या कुछ ऐसे भी नाम है जिनका जो पाइपलाइन में है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम भी सिफारिश उन्होंने कर दी, झांसी रेलवे स्टेशन के नाम के लिए। तो इस तरह से उसी की एक अगली कड़ी है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम जो उन्होंने अयोध्या कैंट कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या नाम बदल देने भर से वहाँ की स्थितियाँ बदल जाती है, कुछ बेहतर हो जाती है, बड़ा सवाल की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह की है, हम अभी पहले भी दूसरे मुद्दे पर जो बात कह रहे थे वही यहाँ पे रिपीट करना हो जाएगा। लेकिन उनकी एक अलग तरह की राजनीति होती है, देश के लोग क्या चाहते हैं या उनके जो वोटर है वो क्या चाहते हैं। जिस तरह से तुष्टिकरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पुराने नामों को बदल करके नया नाम देने का प्रयास किया जा रहा है। जनता खुद जानती है कि इस तरह के नामकरण के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। हाँ, ये बहुत ये भी जरूरी है कि वो अपने वोटरों से कनेक्टिविटी बनाए रखें और उनके तुष्टिकरण के लिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि स्थितियां बदलनी चाहिए, परिस्थितियां बदलनी चाहिए, वहाँ के हालात बदलने चाहिए। नाम बदल देने से सब कुछ यदि बदल जाता है तो फिर हम अपना नाम भी अकबर जलालुद्दीन रख लेते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका अधिकार है, वो बदले, लगातार बदले, लेकिन इनके पीछे की सियासत भी लोग जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से संजीव कौशिक जी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल देने से स्थितियां नहीं बदल जाती है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत और आंदोलन कर रहे दूसरे किसानों ने दिल्ली पुलिस की लगी बैरिकेडिंग्स पर पेंट से ये लिख दिया कि रास्ता रोके जाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी और सरकार की भी। राकेश टिकैत ने बैरिकेडिंग्स पर यह भी लिखा कि मोदी सरकार रास्ता खोलो। दरअसल एक दिन पहले राकेश टिकैत ने NH 24 की सर्विस लेन पर एक बड़े तंबू से पर्दा हटवाया था। ये तंबू 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें पूर्व मीडिया सेंटर और लंगर हुआ करता था और इस पर्दे के पीछे ही दिल्ली पुलिस की 16 लेयर बैरिकेडिंग्स लगाई हुई थी। किसानों ने यह दिखाना चाहा कि अब रास्ते उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने रोके हुए हैं। साथ ही बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग्स करके उनका रास्ता रोका हुआ है। वहीं पुलिस बैरिकेडिंग्स हटाए ताकि वो संसद भवन जा सके और अपनी बात को मजबूती के साथ रख सके। आपको बता दें कि पिछले 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों के रास्ते बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन कर सकते हैं लेकिन रास्ता अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं कर सकते। अगली खबर का रुख करेंगे। 2020 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने कुल 12 खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें से प्लेइंग 11 चुनी जाएगी और 24 अक्टूबर यानी कि रविवार को शाम 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक की वापसी हुई है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके लौट रहे हैं। उसके अलावा टीम में बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान और साथ साथ फखर जमान, मोहम्मद हजीफ, शोएब मलिक, उसके साथ ही आसिफ अली, इमाद वसीम और शादाब खान, शाहीन अफरादी, हसन अली, हरीस रऊल और हैदर अली भी इसमें शामिल हैं। और भारत और पाकिस्तान के लिए मुकाबला जो है वो काफी अहम हो जाता है। दोनों टीमों का T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 राउंड में ये पहला मैच है और ऐसे में दोनों टीमें ये चाहेंगी कि उनकी शुरुआत जो है वो बढ़िया हो। हालांकि अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो अभी तक दोनों टीमों ने T20 वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले खेले हैं और 5 में टीम इंडिया की जीत हुई है। वहीं जानकारों की माने तो टीम इंडिया का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने दोनों वार्म अप मैच में शानदार हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को हरा दिया है। वहीं भारतीय टीम में विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा उप कप्तान और KL राहुल, इसके साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, विकेट कीपर ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, इसके साथ साथ राहुल चहर भी और इसके साथ साथ रविंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह,
इसके साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी भी इसमें शामिल हैं। इस बार मैच पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कि अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। आप वहां की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अक्षय कुमार वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। महाकाल के दर पर अक्षय कुमार पहुंचे हैं और उन्होंने उज्जैन का रुख इसलिए किया क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म जो है ओ माय गॉड 2 की शूटिंग उज्जैन में चल रही है। और उसके बाद वो वहां पर महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो श्रद्धा के साथ हाथ में कलश लेकर के बाबा के दर्शन करने वहां पर पहुंचे हैं। ओ माय गॉड की शूटिंग के दौरान वो उज्जैन पहुंचे थे, जिसके बाद वो दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे को रोकने के लिए कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही प्रदेश में सभी हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। और भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने ना दिया जाए। वहीं दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने चाहिए। और साथ ही सख्त अंदाज में उन्होंने कहा कि गांजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने दिया जाएगा। सीएम ने सभी पुलिस अधीक्षक को गांजा तस्करों को पहचानने के लिए निर्देश दिए हैं। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात। और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है। और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में अक्टूबर माह से आई प्राकृतिक आपदा के मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने माह अक्टूबर 2021 का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिवालय प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के
निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जनपद पौड़ी के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई क्षति की जानकारी लेते हुए पुनर्स्थापना काम को लेकर के संबंधित अधिकारियों को गंभीरता के साथ काम करने के दिशा निर्देश दिए। सीएम ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 24 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलने का प्रयास करें और साथ ही सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर ही जनपद की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सुनिश्चित करें, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर काम करना सुनिश्चित करें। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मना रही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जश्न मनाए जाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वाहवाही लूटने के लालच में नहीं पड़ी होती तो 6 महीने पहले ये सफलता उन्हें हासिल हो जाती। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने पर जश्न मनाते हुए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार समय रहते वैक्सीन के इंतजाम में लग गई होती और विदेशों में वैक्सीन भेजकर वाहवाही नहीं लूट रही होती तो हमारी मेडिकल टीमें कुल 6 महीने पहले ही 100 करोड़ का ये लक्ष्य हासिल कर चुकी होती। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली अभी कोरोना से पूरी तरह उबरी भी नहीं थी कि दिल्ली में डेंगू के मामले में रफ्तार जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। हालांकि हर साल सर्दियों की शुरुआत में डेंगू के मामले सामने आते हैं, लेकिन देखा जाए तो काफी तेजी से डेंगू के मामले आजकल बढ़ रहे हैं और एक हफ्ते की बात करें तो 100 से ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। और ऐसे में इसको लेकर के नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने कल लिए फैसले में डेंगू के बढ़ते मामलों और उसके इलाज के लिए अस्पताल में हो रही बेड्स की किल्लत के चलते एक अहम आदेश दिया है। इसमें फिलहाल कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या फिलहाल घटा दी गई है। बता दें कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कुछ संख्या बेड की रिजर्व कर दी गई थी, जिसको डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल कम कर दिया गया है। फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर को पुरुषों के फैशन प्रोडक्ट बैडमैन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली के ताजमहल होटल में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। बैडमैन कहा जाता है, लेकिन अब वो SBS बायोटेक कंपनी के नए प्रोडक्ट बैडमैन के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। दिल्ली के ताजमहल होटल में गुलशन ग्रोवर ने बैडमैन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस इवेंट की शुरुआत एक फैशन वॉक से हुई। गुलशन ग्रोवर ने बैडमैन प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए इसके बारे में बताया कि आज के समय में पुरुषों के सौंदर्य के लिए ये कितना जरूरी है। क्या मर्द को ग्रूमिंग करने का हक नहीं है? मर्द की स्किन भी तो सुंदर दिखनी चाहिए। उस सुंदर महिला के साथ, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ में जो चलने वाला मर्द है वो भी हेल्दी, सुंदर, वेल ग्रूम दिखाई दे। वही कंपनी के एमडी संजीव जुरेजा ने कहा कि इस प्रोडक्ट को आज के युवाओं की जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें चारकोल शेविंग क्रीम, फेस वॉश, फेस क्रीम, चारकोल शॉप और स्प्रे भी शामिल है। आपको बता दें कि SBS बायोटेक कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, पेट सफा, डॉक्टर अर्थो और आई मंत्रा हैं। और अब पुरुषों को सुंदर बनाने के लिए बैडमैन प्रोडक्ट भी बाजार में आ गया है। इस मौके पर गुलशन ग्रोवर पर लिखी एक किताब का विमोचन भी किया गया। FM न्यूज के लिए महेंद्र सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज। नमस्कार।